नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, कनाडा के साथ भारत की राजनीतिक, कूटनीतिक और शायद आर्थिक संबंध भी खराब होते चले जा रहे हैं और ये पिछले कुछ वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है। एक दर्शक ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मेरे बहुत सारे संबंधी कनाडा में रहते हैं, क्या वहाँ हिंदुओं पर कनाडा की सरकार एवं खालिस्तानी तत्वों के द्वारा कुछ नुइसेंस क्रिएट किया जाएगा? क्या वहाँ भारतीय लोगों को और विशेषकर हिंदुओं को कनाडा छोड़ देना चाहिए या फिर वहीं रहकर सामना करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न की समीक्षा ज्योतिष के माध्यम से करेंगे। छोटा सा रोचक वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न कुंडली है ये 19 सितंबर यानी कि आज से 3 दिन पहले मुझसे पूछा गया था। सुबह के 7:57 AM के समय में ये पूछा गया प्रश्न है। मैं आप लोगों के स्क्रीन पर ये प्रश्न कुंडली दे रहा हूँ, इसको देखिए आप लोग एक बार गौर से। कन्या लगन का राइजिंग है, हस्त नक्षत्र राइजिंग है। लग्न में ही सूर्य एवं मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में है, मंगल हस्त नक्षत्र में है। सेकंड हाउस में केतु एवं चंद्रमा है। तुला राशि में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र का है। सिक्स्थ हाउस में वक्री शनि अपने मूल त्रिकोण कुंभ में बैठे हुए हैं। एट्थ हाउस में वक्री गुरु और राहु हैं मेष राशि में। 11th हाउस में शुक्र हैं और 12th में बुध हैं। इस प्रश्न कुंडली के होरा लॉर्ड सूर्य हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली को देखकर मेरा सबसे पहला यही रिएक्शन होगा कि वाकई में वहाँ रह रहे लोगों को दिक्कत तो है या आगे आने वाले समय में थोड़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन क्या उन लोगों को छोड़कर भाग जाना चाहिए? क्या उन लोगों को लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं लॉजिक आप लोगों को समझाऊंगा। दिक्कत क्यों दिखता है, मैं सबसे पहले आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हस्त नक्षत्र राइजिंग है। हस्त नक्षत्र क्या है? चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा की स्थिति क्या है? चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। इस प्रश्न कुंडली के मारक हाउस में केतु के साथ बैठे हुए हैं और जिसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, राहु के नक्षत्र में, वो राहु 8th हाउस में है। बहुत अच्छा पिक्चर नहीं है। दूसरा चीज़ आप देखिए, 8th हाउस के लॉर्ड, कन्या लगन की कुंडली में मंगल एक अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं। 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड मंगल लगन में बैठे हुए हैं। तीसरा चीज आप देखिए, 12th हाउस के लॉर्ड यानी कि सूर्य, वो भी लगन में है और लगन लॉर्ड 12th में है। 12th और 1st का एक परिवर्तन है, लेकिन आप ये समझिए कि इस कुंडली के 10th हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं। तो लग्न के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड बुध का 12th में बैठना साफ दिखाता है कि नेटिव यानी कि यहाँ पर वहाँ रह रहे भारतीय लोग और विशेषकर हिंदू लोग, उन लोगों को कष्ट होगा, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। हस्त नक्षत्र को समझिएगा तो और चीज़ें समझ में आएंगी। हस्त नक्षत्र के बहुत सारे सिंबल हैं फ्रेंड्स, जिसमें से उसका दूसरा सिंबल है एक क्लेंच्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी सीक्रेटिवनेस की तरफ इशारा करता है। और हस्त नक्षत्र का यदि नेगेटिव ट्रेट्स देखिएगा तो बहुत अच्छा पिक्चर नहीं प्रस्तुत करता है हस्त नक्षत्र। नेगेटिव ट्रेट्स हम लोगों को इसमें इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही नेगेटिव चीज़ों के बारे में है। हस्त नक्षत्र लालच को रिप्रेजेंट करता है, महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेटिवनेस मैंने कहा ही। हस्त नक्षत्र में विश्वास की कमी रहती है।
तो ये जितने भी साइंस हैं ये अच्छे साइन नहीं हैं। अब देखिए हस्त नक्षत्र के चौथे पद में असेंडेंट राइजिंग है। चौथा पद कर्क नवांश में आता है और इस नवांश के डिस्क्रिप्शन को यदि समझिएगा तो आपको कुछ और इंडिकेशंस मिलेंगे। हस्त नक्षत्र का चौथा पद, इट प्रोमोट्स सस्पिशन टुवर्ड्स एनीथिंग फॉरेन, किसी भी विदेशी चीज के प्रति संदेह को ये बढ़ाता है। भारतीय लोग वहां विदेशी ही हैं। इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि ये सांप्रदायिक सह अस्तित्व में, कम्युनल कोएग्जिस्टेंस में बाधा डालने वाला पद है। ये विश्वास की कमी मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये क्या है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यदि हस्त नक्षत्र के एस्ट्रोनॉमिकल पक्ष को देखिएगा, हस्त नक्षत्र में जो जो स्टार्स आते हैं उन स्टार्स के साथ किन प्लैनेट्स का कंजंक्शन होने पर क्या रिजल्ट्स मिलता है, इसको यदि देखिएगा तो आपको कुछ और समझ में आएगा। जो जो स्टार्स के साथ असेंडेंट का, सूर्य का और मंगल का कंजंक्शन है, सूर्य तो खैर उत्तरा फाल्गुनी में है, विशेषकर मंगल का कंजंक्शन है, उसको देखिएगा तो ये लॉसेस की तरफ इशारा करता है। ये इशारा करता है कि चीज़ों को गलत ढंग से हैंडल किया जाएगा। किसके द्वारा हैंडल किया जाएगा? शायद भारतीय लोगों के द्वारा भी और वहाँ की सरकार के द्वारा भी। और वहाँ की सरकार भारतीय लोगों के पक्ष में बहुत ज़्यादा खड़ी हुई नहीं दिखेगी। ये जो कंजंक्शंस हैं ये शत्रुता, दुश्मनी, एनमिटी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। सन की जो स्थिति है उसको देखकर लगता है द नेटिव विल फॉल आउट ऑफ फेवर, यानी कि जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उन लोगों को गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और देखिए मंगल का यदि हस्त नक्षत्र के अल गोराब स्टार के साथ कंजंक्शन हो तो उसका मतलब क्या समझना चाहिए? उसका मतलब ये समझना चाहिए कि इन डिस्प्यूट्स द नेटिव गोज अनस्केथेड, विवादों में जातक पर कोई आंच नहीं आता, वो इससे बेदाग निकलता है। बट इफ दे पुश टू फार, लेकिन यदि वो बहुत ज़्यादा आंदोलित होते हैं, देन दे गेट इनटू लीगल डिस्प्यूट्स, तब उन पर कानूनी अड़चनें आती हैं। अब यहाँ पर मंगल जब लग्न में है और अल गोराब के साथ कंजंक्शन है तो वो ये भी बताता है कि द नेटिव गेट्स इनटू एन एजिटेटेड मूड, यानी कि जो भारतीय लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो लोग एजिटेटेड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी दिखा रहा है कि वैसे तो इन लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यदि हंगामा करते हैं तो इनके ऊपर एक्शंस होंगे। हस्त नक्षत्र एक ऐसा, मैं कहूँगा 2 नक्षत्र ऐसे नक्षत्र हैं फ्रेंड्स जिन पर बुध और चंद्रमा दोनों का प्रभाव है, अश्लेषा और हस्त। अश्लेषा कर्क में आता है इसलिए वहाँ पर किंग चंद्रमा होते हैं, लेकिन अश्लेषा है बुध का नक्षत्र। और हस्त नक्षत्र में क्या है कि हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है लेकिन वो बुध की राशि में है, इसलिए यहाँ पर किंग बुध होता है। हस्त नक्षत्र का मतलब होता है द इंटेलेक्ट शुड रूल ओवर द माइंड, यानी कि मन के ऊपर बुद्धि का राज होना चाहिए। यहीं से इशारा मिलता है हम लोगों को कि वहाँ जो लोग हिंदू रह रहे हैं उन लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। हमेशा अपने इंटेलेक्ट को आगे रखिए और अपने इमोशंस को पीछे रखिए। आप लोगों के लिए ये सूत्र इस कुंडली से निकल कर आता है। इसका आप और भी दूसरे चीज़ों को देखिएगा। सबसे बुरा चीज़ तो जो गुरु और राहु 8th हाउस में है। अब यहाँ पर हम लोग खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली सिख हैं, गुरु परंपरा को मानते हैं। जुपिटर यहाँ पे वक्री हैं और 8th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं। राहु क्या है?
राहु के जो क्वालिटीज़ होते हैं वो सारे क्वालिटीज़ मुसलमानों में होते हैं। यहाँ गुरु और राहु का कंजंक्शन, वो भी 8th हाउस में, इन लोगों का लाभ कुछ ऐसे लोग या राहु जैसे लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। राहु को लॉस नहीं होगा, लेकिन जुपिटर को यानी कि गुरु परंपरा के लोगों को दिक्कतें आएंगी। और गुरु वक्री हैं, इसका मतलब ही है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। और मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं इस कंजंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक अलग दृष्टि से देख पा रहा हूँ। ये जो लोग भी तथाकथित खालिस्तानी लोग हैं, इन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता है, ये बात तो बिल्कुल तय है। ये लोग हर जगह ये प्रचारित करते चल रहे हैं कि हिंदू हमारे दुश्मन हैं। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग हिंदुओं से अलग हैं। इन लोगों को पंच प्यारे का कॉन्सेप्ट शायद नहीं पता है। सिख आर्मी कोई कंबोडिया से नहीं आई थी। सिख आर्मी हिंदुओं के बीच से ही खड़ी हुई थी। हर हिंदू परिवार ने अपना एक बेटा सिख आर्मी को दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी से पहले जितने भी 9 सिख गुरु थे, सबके नाम में देव लगता था, वो सब हिंदू थे। गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब के बीच का जो कन्वर्सेशन हुआ था, उसको एक बार ये खालिस्तानी लोग पढ़ लें, सुन लें, समझ लें, तो उन लोगों को अपने जो उनके इरादे हैं उनको खुद समझ में आ जाएगा कि वो सही तरफ जा रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं। और जिस किसी को भी ऐसा लगे कि मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो मैं आपको ये जो कन्वर्सेशन है आप बोलिएगा, तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में या एक अलग से वीडियो बना दूंगा। गुरु तेग बहादुर को जब औरंगज़ेब ने कहा था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, इस्लामिक बन जाओ, नहीं तो जान से जाओगे, तो गुरु तेग बहादुर ने औरंगज़ेब के सामने कहा था कि कोई मूर्ख ही होगा जो हिंदू को छोड़कर मुसलमान बनेगा, क्योंकि ये धर्म एक ऐसा धर्म है जो इस जन्म में तो आपका मार्गदर्शन करता ही है, आगे आने वाले जन्मों में भी मार्गदर्शन करता है। मैं ऐसे धर्म में क्यों जाऊं जिसको आगे क्या होगा इसका पता ही नहीं है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हिंदुइज्म के रखवाला स्वयं भगवान है। इस धर्म को ख़त्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है और इस धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये गुरु तेग बहादुर के शब्द मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और जितने भी गुरु थे, आप उनके इर्द गिर्द यदि देख लीजिए तो हिंदूज बहुत प्रोमिनेंट रूप से रोल प्ले करते थे। चाहे तो आप भाई मती दास हों, बहुत बहुत सारे नाम हैं, दे वर ऑल हिंदूज। यहाँ तक कि महाराजा रंजीत सिंह जी के आर्मी तक में जो बड़े बड़े एडवाइज़र्स थे, गुरु गोविंद सिंह के मेंटर, वो एक ब्राह्मण थे, छिब्बड़ ब्राह्मण थे, जिन्होंने यंग गुरु गोविंद सिंह को शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान दिया था। वेदों में धर्म की ट्रेनिंग दी थी, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी। तो बिना हिंदुओं के सिख आर्मी फॉर्म ही नहीं होता। लेकिन ये लोग वहाँ जाकर जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इससे दूसरों का लॉस नहीं होगा। ये अपना संस्कार खुद खराब कर रहे हैं और इनके आने वाले जो जनरेशन्स होंगे। प्रेमचंद ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखा था फ्रेंड्स अपने लेखों में कि जो भी व्यक्ति अपने संस्कारों से च्युत हो जाता है, उसकी अगली पीढ़ी अंधी पैदा होती है। ये लोग अपने संस्कार को छोड़ रहे हैं, अपने हिस्ट्री को छोड़ रहे हैं, इनकी अगली जनरेशन जो होगी वो समझ लो खराब ही होगी। तो इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। हम लोग जब आते हैं, इसी का जब जमक्कुल चार्ट बनाते हैं, तो जमक्कुल चार्ट में देखिएगा, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। उदय लगन तुला है और लगन में ही केतु एवं चंद्रमा बैठे हुए हैं। 3rd हाउस में कविप्पू है और उसके साथ जुपिटर का संबंध है। इसके अलावे आप देखिएगा जुपिटर और राहु 7th हाउस में है और राहु के साथ ही संबंध है। 10th हाउस में वीनस और सैटर्न का संबंध बन रहा है और सन और मार्स चले जाते हैं 12th में और मर्क्यूरी रहते हैं 11th में। फ्रेंड्स, 3rd में कविप्पू का होना क्या बोलता है?
यदि थर्ड में कविप्पु हो तो थर्ड हाउस किन चीज़ों का हाउस है? थर्ड हाउस बहादुरी का हाउस है, थर्ड हाउस सद्भाव का हाउस है, थर्ड हाउस धार्मिक उन्माद का भी हाउस है, थर्ड हाउस बर्दाश्त करने की शक्ति का हाउस है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का हाउस है। कविप्पु यानी कि छत्र लगन जिस भी हाउस में बैठ जाए उस हाउस का लॉस करवाता है। वहाँ के हिंदुओं के लिए और भारतीय लोगों के लिए ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, पेशेंस मत खोइएगा, अपना कम्युनिकेशन कभी खराब मत कीजिएगा, अति बहादुरी मत दिखाइएगा, सद्भाव अपने तरफ से मत बिगाड़िएगा, धार्मिक उन्माद में आप लोग स्वयं मत पड़िएगा। नहीं तो हस्त नक्षत्र का भी जो मैंने पहले बताया और ये जो कविप्पु आ रहा है, मैसेज बहुत स्पष्ट है। देखिए, परेशानियां आएंगी जब दो देशों के बीच में परेशानी होती है और ख़ास करके उसमें एक जिंगोइस्टिक और धार्मिक कलर जब ऐड कर दिया जाता है तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कमज़ोर नहीं हैं। आज भी डेमोग्राफी के हिसाब से यदि देखिएगा तो द हिंदूज़ आर मोर देन सिख्स इन कनाडा, और जितने भी सिख कनाडा में हैं वो सभी खालिस्तानी नहीं हैं। सिख कौम इस देश को बचाने के लिए जितना बलिदान दिया है उतना शायद किसी कौम ने दिया हो। तो ये सभी सिख जो हैं ये सभी खालिस्तानी नहीं हैं। इसमें कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे। आप लोग एजिटेट मत कीजिएगा। इसका ये मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग शांति से बैठे बैठे और सब चीज़ को सहिएगा, क्योंकि हस्त नक्षत्र का एक और क्वालिटी मैं आप लोगों को बता दूं। हस्त नक्षत्र का जो ये पद है इसमें ये दिखता है, क्योंकि हस्त नक्षत्र एक बहुत ही पैसिव नक्षत्र है, बहुत ही निष्क्रिय नक्षत्र है। तो इन लोगों पर जब कोई अत्याचार करता है तो ये प्रतिकार नहीं करते हैं, चुपचाप शांति से इसको अपनी नियति मान लेते हैं। तो यहाँ पर दो पिक्चर निकल कर आ रहा है। न तो आपको शांति से अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको सहना है और न ही अननेसेसरीली एजिटेट करना है। आप कभी भी गलत लाइट में मत आइएगा, नहीं तो परसिक्यूशन आपका और ज़्यादा होगा। आप शांति से अपनी बात को रखिएगा, अपने कम्युनिकेशन को बिगड़ने मत दीजिएगा। और याद रखिए फ्रेंड्स, सिर्फ रोड पर हथियार लेकर उतरने से ही प्रतिकार नहीं होता है। बुद्धिजीवियों के लिए प्रतिकार के बहुत सारे उपकरण हैं और आज मॉडर्न युग में सोशल मीडिया, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, आपकी कॉन्सुलेट है, वहाँ पर एम्बेसी है। आप अपने बात को मुखर तरीके से रखिए, लेकिन कभी वायलेंस में मत पड़िएगा। आप लोगों को कुछ हद तक टारगेट किया जाएगा, मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न कुंडली में, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए, आप प्रश्न कुंडली में 11th हाउस की जो स्थिति है, मर्क्यूरी वहाँ पर है, और आप इस जमकुल चार्ट में देखिए 11th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं। आप लोग शांति से यदि रहिएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड हाउस में कविप्पु के साथ जुपिटर का संबंध बन रहा है। आप लोगों को टेस्ट किया जाएगा, आप लोगों के डीड्स को और पहले से जो भी आपने इकट्ठा किया है, आपका जो भी रेपुटेशन है, उसको टार्निश करने का प्रयास पूरा किया जाएगा। लेकिन डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। तटस्थ रहिए, स्ट्रांग रहिए, लेकिन गलत तरीके से प्रतिकार मत कीजिएगा। और इस प्रश्न कुंडली को देखकर लगता है कि ये परेशानी कुछ महीनों तक रहेगी, लेकिन उसके बाद आप लोग फिर से बहुत अच्छा करने लगेंगे। और इस प्रश्न कुंडली में ये भी दिखता है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है कनाडा की, उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा और सारे हिंदू एक हो जाएंगे और बहुत ही साइलेंटली इसका प्रतिकार करेंगे। नेक्स्ट टाइम शायद ये गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं होगी। हालांकि इस बात को प्रश्न में नहीं पूछा गया है, लेकिन दूसरे इंडिकेशंस को देखकर मैं इस इन्फरेंस पे पहुंच रहा हूं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये बहुत ही अनपॉपुलर हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट का रोल मुझे दिखता है कि इंडियन गवर्नमेंट एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी और इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेसी का हर वो चीज़ का प्रयोग करेगी जिससे कि कनाडा के गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़े और ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट लोग हैं
इन लोगों पर लगाम लगाया जा सके, वो एकदम स्पष्ट दिख रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट को बाहरी क्वार्टर से भी मदद मिलेगा, ये भी दिख रहा है। इसलिए वहाँ जो भी हिंदू हैं, जो भी भारतीय लोग हैं, वो लोग अपने आप को अकेला बिल्कुल नहीं समझें। सिर्फ अपने तरफ से अपना चरित्र खराब मत कीजिएगा। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, उसको संभालिएगा। देखिए, स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा है। स्वाति नक्षत्र का माया ये है कि ये बहुत अडैप्टेबल होता है और अपने आप को किसी भी परिस्थिति में अडैप्ट करता है, लेकिन अपना असल मूल चरित्र नहीं छोड़ता है। और हिंदुइज्म की भी यही कहानी है। पिछले 800-900 वर्षों में हिंदुइज्म पर एक के बाद एक प्रहार हुए। शायद कोई दूसरा कल्चर रहता तो ख़त्म हो जाता, जैसे इजिप्ट का कल्चर ख़त्म हो गया, ईरान का कल्चर ख़त्म हो गया, मेसोपोटामिया ख़त्म हो गया, लेकिन हिंदुइज्म ख़त्म नहीं हुआ। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि हम लोग अपना मूल चरित्र को बिना बदले हुए सिचुएशन के अनुसार अडैप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ना जानते हैं। यही चीज़ स्वाति नक्षत्र में जो चंद्रमा है ये दिखा रहा है। तो इस मूल मंत्र को कभी मत छोड़िएगा। आप लोगों का कोई भी बाल भी नहीं बांका करेगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थोड़ी बहुत परेशानी है कुछ दिनों के लिए, बट यू विल ऑल बी फाइन। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।